और सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है और क्यों ना हो, इसी पे पूरा मैनिफेस्टो टिका हुआ है। जम्मू कश्मीर कैबिनेट के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिए जाने की तजावीज़ पर एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक सीएम उमर अब्दुल्ला पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे। प्रोविजन को मरकजी सरकार को सौंप देंगे और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन अब इसे मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए इस एक्ट में तरमीम करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसे पास कराना होगा और सदर जमहूरिया के पास से आखिरी मुहर लगवानी होगी और उसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिल जाएगा। स्टेटहुड की प्रोविजन को एलजी की तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मरकजी हुकूमत इस प्रोविजन को पास करेगी और क्या पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लिए आवाम से किए स्टेटहुड देने के वादे को पूरा कर पाएंगे। तो अब आपको बता दें कि मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आएगा। स्टेटहुड असेंबली को पब्लिक ऑर्डर के मामले में कानून बनाने का हक मिलेगा। सरकार को कई मालियाती बिल जो पेश करती है उसके लिए उसको मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर रियासती सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि रियासत में अफसरान की ट्रांसफर और पोस्टिंग रियासत की सरकार के हिसाब से होगी और उन पर एलजी का कंट्रोल भी नहीं रहेगा। आर्टिकल 286, 287 और 288 और 304 में बदलाव से कारोबार, टैक्स और कॉमर्स के मामले में रियासती सरकार को सभी हुकूक हासिल हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी में एमएलए की तादाद के 10% वजीर बनाए जा सकते हैं। रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद वज़रा की तादाद का यह बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की तादाद 15% हो जाएगी। उसके अलावा जेल में कैदियों की रिहाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने में रियासती सरकार को मरकज से ज्यादा हक हासिल होंगे, यानी कि अब स्टेट के अंदर पूरा कार्यभार रियासती हुकूमत को ही होगा और ढेर सारे ऐसे वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए हैं उसका टोटल दारोमदार मैनिफेस्टो पे है। तो ये बड़ी चीज और बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि अगर ये चीजें हासिल होती है तो खास तौर पे जम्मू कश्मीर को वो सारे वादे पूरे करने के लिए एक आसान हदफ हासिल होगा, वरना उनके रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें होंगी और छोटे छोटे मामलों पे भी स्टेट और रियासत के बीच में जबरदस्त तरीके से झगड़ा देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ है स्टेटहुड का मुद्दा, कैसे हल होगा, अवाम का क्या फायदा है, इस बीच में पेंच कहां फंसा हुआ है, अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार जमातों को क्या चैलेंजेस पेश आएंगे और आने वाले दिनों में अवाम को क्या कुछ हासिल होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे आज के खास प्रोग्राम में बीजेपी लीडर गुलाम हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस्तकबाल है आपका। और उसके साथ साथ हमारे साथ एनसी लीडर मुजफ्फर खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अहमद यास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अहमद यास साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा और कुछ चीजें जो गहराई से जानने की होती है वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे जो लोग जो हमें देख रहे हैं या जहां तक हम पहुंच पाएंगे उन्हें इसकी बारीकियां पता चल पाए। फिलहाल मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्टेटहुड का ही जो मुद्दा है उस पे ही हुकूमत इतनी ज्यादा मुसिर क्यों है, क्योंकि 370 का भी मसला था, 35 का भी मसला था, दूसरे बहुत सारे वादे थे, वो पूरा नहीं होकर के पहला कदम जो हुकूमत ने उठाया वो स्टेटहुड का उठाया है। तो क्या वजूहात रही कि इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाना इस हुकूमत ने जरूरी समझा है? ये सही बात है कि जहां तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें बहुत सारे इश्यूज है। 370 बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। उसके बाद 35A के तहत जो मामला है वो इशू है, या अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज है। यू आर राइट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज थे जिनकी बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट सीख किया और उसके बुनियाद पर उनको वोट दिया गया है। लेकिन स्टेटहुड भी एक इशू है उनके पास, और स्टेटहुड इसलिए प्रायोरिटी है क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिस्टोर पावर्स करने के लिए स्टेटहुड का होना जरूरी है। नहीं तो अभी आप देखोगे तो अभी तो उनके पास दे आर ऑलमोस्ट पावरलेस विद द एलजी हैविंग वास्ट पावर्स और जम्मू कश्मीर बीइंग इन द यूटी, तो एज सच दे आर, वी कैन कॉल इट, दे आर पावरलेस। तो लेकिन जब रिस्टोर हो जाएगी स्टेट
तब उनके पास कुछ पावर्स आएंगे, तब वो मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पावर्स उनके पास होंगे, तो तब वो गवर्नमेंट चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो वो एक वजह है कि जिसकी वजह से, और सही भी सोच रहे हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि क्या वो सही कर रहे हैं, यस दे आर डूइंग द राइट थिंग, यस इन ए वे, कि भाई जब तक उनको खुद अपने आप को मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक दूसरे तीसरे चीजों को कैसे किया जाएगा, क्योंकि उनको बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो पब्लिक की जो एस्पिरेशंस है उनको भी देखना पड़ेगा, दूसरा जो पॉलिटिकल इश्यूज है दैट दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ साइमल्टेनियसली। तो जब वो रिस्टोर गवर्नमेंट हो जाएगी, तब उनको एक मौका मिलेगा, एक फील्ड मिलेगा, एक स्कोप आ जाएगा, होगा उनके पास लोगों के कुछ मामला को हल करने के लिए। सो वही एक वजह है जिसकी वजह से स्टेटहुड पर प्रायोरिटी फिक्स की गई है। और दूसरा, चूंकि स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए पार्लियामेंट में भी कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, जिसकी सरबराही बीजेपी कर रहे हैं सेंटर में, और दूसरा इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कमेंट है कि भाई इसको किया जाए। तो इन मामलात को देखकर स्टेटहुड को रेस्टोर करना बाकी चीजों के मुकाबले बहुत आसान होगा, और इसलिए भी प्रायोरिटी है क्योंकि गवर्नमेंट को काम करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड प्रायोरिटी कि भाई स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। दिस इज ब्रीफली व्हिच आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। बिल्कुल, ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अभी दूसरी पार्टियों के जरिए वहीद रहमान साहब अभी कह रहे थे कि 370 के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, और दूसरी चीज़ों के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, सीधा आप स्टेटहुड पे आ गए, तो क्या वाकई ये सारी चीज़ें हुकूमत का जो आपने कहा कि कदम उठाना ज़रूरी भी था और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, एलजी ने भले ही इसको पास कर दिया हो, लेकिन क्या ये राहें इतनी ही आसान है जितनी नज़र आ रही है? बिल्कुल, ये सारा डिपेंड करता है। राहें तो मुश्किल है, ये राहें इस सारे मैनिफेस्टो को थ्रू करने के लिए कोई आसान नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो है। लेकिन अब ये सारा डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन शायद इतना मैटर नहीं करेंगे, चाहे आप कैबिनेट में पास करिए, रेजोल्यूशन लाइए या असेंबली में लाइए 370 के लिए, वो ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना इम्पैक्ट के नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान कितना राबिता बनता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है, कितना आपस में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं एक दूसरे को समझने के लिए और मामला को तय करने के लिए। लेकिन जहां हम समझ रहे हैं कुछ दिनों से, जब से गवर्नमेंट बनी और मूवमेंट जब जो देखी हमने, लग रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग या तो हो चुकी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ मामला को लेकर, या कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कुछ पॉजिटिवनेस दिख रही है, जो हालात जो हम देख रहे हैं, जो रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने जब रेजोल्यूशन पास करी कैबिनेट में कि रेस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड को, तो दूसरे दिन एलजी ने भी उसको ओके कर दिया, रिकमेंड कर दिया। अब शायद कल परसों जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाएंगे तो वो शायद थ्रू करके भी आएंगे, या उसमें कुछ अगर मामला आ जाएंगे, कुछ कंडीशंस आ जाएंगे, कुछ रुकावटें आ जाएं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। नेचुरली वो आ जाएगा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ इशू शायद रखे होंगे कि जिसको मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ न कुछ मामला उसमें आएंगे रिस्टोर करने में। मुझे लगता है कि वो डिस्कस होके स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी। तो उसमें सेफ गार्ड बनाएगा, सेंटर बनाएगा जिसकी बीजेपी कयादत कर रही है, कुछ सेफ गार्ड रखेगा उन मामला को देखकर, तो स्टेटहुड ऑलमोस्ट लगता है कि होने के नजदीक है। ठीक है, बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी इस चीज में गहन मालूमात भी है उनकी। गुलाम हसन साहब, मैं आपकी तरफ से धारने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की बातें हो रही है, क्या वाकई इस हुकूमत के लिए बीजेपी, मतलब आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, इतनी आसानी से, चाहे वो स्टेटहुड या दूसरी चीजें हो, इतनी आसानी से बगैर पॉलिटिक्स के ये मुद्दा हल हो जाए? अभी तक तो ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही करने जा रही बीजेपी? जैसे कि अभी हमारे जो मेहमान थे वहाँ पे, उसने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं स्टेटहुड को लेके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने से पहले भी मैं बता भी चुका हूँ आपकी चैनल पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सीरियस है कश्मीर को लेके, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चले। और जो हमारे उमर साहब है, वो भी, उन लोगों ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, मुझे लगता है कि जो प्रॉमिस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों को।
और वो नहीं चाहते, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ की सरकार, लोगों की सरकार, जो मैंडेट मिला है यहाँ की सरकार को कि वो अपने जो उस पे वो फुलफिल न कर पाए, यानी कि जो प्रॉमिस उसने किया है लोगों के साथ वो फुलफिल न कर पाए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इसके लिए तैयार है कि वो इंशाल्लाह रहमान इसको एक्सेप्ट करके हमें जो स्टेटहुड है वो हमें उसका वो होगा इंशाल्लाह रहमान। और दूसरी बात ये कि हमारी इतने सारे जो मसाइल है कश्मीर के, वो तब तक हल नहीं हो सकते हैं जब तक न स्टेटहुड हमें वापस मिलेगा। तो इस चीज को, क्योंकि ये कॉन्फाइनेड है, जो हमारे वजीर आला साहब है वो कॉन्फाइनेड है कि उनको कोई दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी उनको काम करने में। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ये चाहती है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल वो वादाबंद है, वो काम करेगी और हमें स्टेटहुड जरूर वापस मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके की बातें हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को हम ज़रूर थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें चल रही है बैकग्राउंड में कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि इस मरतबा उनको जितनी उम्मीदें थी वो हुआ नहीं। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं मजबूर है अवाम को ये दिखाने के लिए कि भैया देखो हम बहुत ज़्यादा लीन हैं, पहले से ही हम तैयार थे, बस ये लोग अड़चनें डाल रहे थे और अब जबकि सारी चीज़ें हल हो गई है तो स्टेटहुड हम आसानी से दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी ये शो करने की कोशिश कर रही है अवाम को कि उनकी तरफ से कोई सख्ती कभी थी ही नहीं? नहीं, हमारी तरफ से कोई सख्ती नहीं, बिल्कुल थी ही नहीं, क्योंकि हमने जो राहें हमवार की है, तो मुझे लगता है कि एक हमारे जो कश्मीरी अवाम है उनको शुक्रगुजार रहना चाहिए भारतीय सरकार का, क्योंकि हमने जो उतनी कोशिशें की है। ये जो इलेक्शन तभी हुआ है जब हमने कुछ किया है, ग्राउंड को साफ किया हमने, और तभी आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज चिल्ला के कुछ भी बोल सकते हैं, वरना वो स्थिति थी कि कोई कुछ बोलने के लायक भी नहीं था। आपने देखा होगा कितने हालात खराब थे कि कोई पुलिस वाला अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा नहीं सकता था। मतलब इतनी सारी दिक्कतें थी हमारे कश्मीर में, और भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। आपने सुना होगा आजकल वो हमारे वाराणसी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कितना परसेंटेज वो मिला बढ़ा है कश्मीर में। इसका यही मतलब है कि मतलब ये तुरंत नहीं होता, ग्रेजुअली हो रहा है। इसका यही मतलब है कि लोग समझने लगे हैं। अब इतना परसेंटेज मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल इतनी कम टाइम में इतना कुछ नहीं मिला है जितना कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बस इतना, मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत परसेंटेज हमें वोटिंग का मिला है। और इससे पता चलता है कि लोग कितने क्लियर हुए हैं और कितने आमादा हुए हैं कि ताकि वो बीजेपी को सपोर्ट करें, और उनको लगा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और ये जो स्थिति अभी आजकल कश्मीर में है, ये जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है, ये जो टूरिज्म चल रहा है, या फिर आप घूम फिर सकते हैं, जो कारोबारी है, ट्रेडर्स है, वो अच्छे से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें देख के ही हमें इतना परसेंटेज मिला है, जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर को सुनते हुए देखा होगा। ठीक है जनाब अहमद रियाज साहब, मैं आपसे इसी से मुतालिक सवाल और भी करना चाहूँगा। लद्दाख देखिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है स्टेटहुड 6 शेड्यूल में शामिल करना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उनके, ख़ास तौर पे 4, 5, 6 नुकाती जो हैं वो थोड़े ज़्यादा अहम है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि अगर इतनी आसानी से स्टेटहुड मिल जाता है जम्मू कश्मीर को, तो क्या लद्दाख में भी उस चीज़ का असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत ज़ेर सवाल आएगी? लगता है कि जिस डायरेक्शन में हालात जा रहे हैं, लद्दाख से भी एक आवाज आ रही है। और यहाँ जो एटीट्यूड हम देख रहे हैं, जो हम माहौल देख रहे हैं आजकल जो बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, तो लगता है कि मामले आसान होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। बेशक इसमें कुछ दिक्कतें जरूर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिक्कतें हैं, लेकिन या तो बैकग्राउंड में कोई बात हुई है जिनको ये एक प्रिंसिपली एग्री किया गया है, या तो ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रिंसिपली एग्री किया गया है कि मामला को एडजस्ट किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा, और उसमें शायद लद्दाख भी हो सकता है। दैट ऑल्सो इज पॉसिबल, क्योंकि वहां से भी आवाजें उठ रही है, वहां से मामले उठ रहे हैं।
वो भी इस मामले से खुश नहीं है जो हुआ। तो हो सकता है यहाँ से ये भी आ जाएगा कि जब स्टेट आप रेस्टोर कर रहे हो तो स्टेट डज नॉट मीन ओनली जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू प्रोविंस एंड कश्मीर प्रोविंस। व्हेन यू से द फुल स्टेट एज ए सी, द रेजोल्यूशन इज फुल स्टेट आई बिलीव। जब आप फुल स्टेट की बात करोगे तो इट इंक्लूड्स लद्दाख ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसलिए मैं कह सकता हूं उस रूप से कि इसमें कुछ डिस्कशन, सही सीरियस डिस्कशन हो जाएगा तो हो सकता है इसमें लद्दाख भी आ जाए, क्योंकि फुल स्टेट रिस्टोर करने की बात है। जब हम फुल रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं और लद्दाख से भी ऐसी कुछ आवाजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि लद्दाख को भी शायद जब रिस्टोर स्टेट हो जाए, पॉसिबिलिटीज है कि लद्दाख को भी इसके साथ मिलाया जाए, यही मेरा मानना है। बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है और यही वजह है कि शायद इतने दिनों तक डिले हो, और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। खैर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बाद में गौर करेंगे। जनाब गुलाम हसन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ कि अगर स्टेटहुड मिल जाता है, पाकिस्तान से बातचीत होगी या फिर 370 पे कहीं ना कहीं रेजोल्यूशंस पास होंगे या उसको कम करने के लिए बातचीत होंगी, जिस तरीके के हम लीडरान के बयानबाजी सुन रहे हैं, और उससे मुतालिक और भी वो चीज़ें जो आपके मैनिफेस्टो में फिट नहीं बैठती हैं, खासतौर पे पाकिस्तान का मुद्दा, तो क्या ऐसी सूरत में बीजेपी को ये चीजें मंजूर होंगी? क्योंकि अगर स्टेट को फुल पावर मिलता है, एलजी का बीच में कहीं भी असर रसूख नहीं रहता है, तो फिर वो सारी चीजें वो अपने हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, जिक्र किया है, शायद उससे भी बढ़ करके। हालांकि ये बुरा है भला है, ये चीजें हम आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं, सियासी जो पंडित हैं आप लोगों के ऊपर हम डाल देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या इस तरह की चीजें, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत या फिर 370 को कहीं न कहीं उसके असर रसूख को कम करना, 35 के असर रसूख को कम करना, दूसरे प्रोविजंस ला करके, क्या बीजेपी को ये सारी चीजें मंजूर होंगी? देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट जो बन रही है उसको बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि कहाँ पे क्या करना है, और हमें लोगों को सबसे प्रायोरिटी उनको यही है कि यहाँ पे जो लोगों ने मैनिफेस्टो पेश किया है लोगों के सामने, और लोगों ने उसी मैनिफेस्टो को देख के वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और मुझे लगता है सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन वादों को पूरा करना होगा, तभी वो मुझे लगता है कि तभी वो ग्राउंड में आ सकते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस तभी है जब वो लोगों की जो वादे हैं उन पे उतर के वो कामयाब हो सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि नेशनल पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान से बात करना या न करना, मुझे लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, होम मिनिस्ट्री तय करेगी, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो पाकिस्तान से बात करे, और उसके लिए हमारा जो है यूनियन मिनिस्ट्री है। दूसरी बात है बस इनको यही करना है कि वो जो अफेयर्स है उनके, जो अपने अफेयर्स है, उनको वही देखना होगा, और ताकि जो मुश्किलात है लोगों के वो हल हो जाए। बाकी ठीक है अहमद रियाज साहब, मैं आपसे इसी से मुताल्लिक आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर पूरा पावर मिलता है स्टेट को, तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पे स्टेट अपने कारोबार को, तिजारत को, बिजनेस को या दूसरे जराए को दूसरे मुल्क से जोड़ सकता है बगैर सेंटर की अनुमति के? नहीं, ऐसा तो पहले भी नहीं था। ऐसे जहां तक फॉरेन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात की बात है, ट्रेड की बात है, उसका जो पहले रिस्ट्रिक्शन था, पहले जो मोमेंट, पहले जो प्रोसीजर था वही चलेगा। लेकिन फिर भी आज की सिचुएशन में जो लग रहा है, जब से 370 को एब्रोगेट किया गया और फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो लगता है कि जब भी स्टेट रेस्टोर हो जाएगी, ये उस तरीके से नहीं चलेगी जिस तरीके से पहले एज अ टोटल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट चलती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेक एंड बैलेंस रहेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं रहेगी, एलजे का रूल रहेगा। उसके मुझे लगता है खदशात है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उनका ये सोच है जो बहुत सारे बातों में आ गया, बहुत सारे टाइम आ गया वक्तन फवक्तन, ये कि उनका ये है कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिशियंस है, उनका रोल रहा है मिलिटेंसी को शहद देने में, उसको एबिट करने में, ये उनका सोच है। अब मेरा मानना नहीं है वो, क्योंकि जो भी हुकूमत बनती है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सारी सिचुएशन को देखे। तो कोई हुकूमत ऐसी नहीं होगी कि जो हुकूमती लेवल पर किसी ऐसी
काम को तरजीह दे, किसी ऐसे काम को हेल्प करे कि जो स्टेट के लिए ठीक ना हो, जो खिते के लिए ठीक ना हो, लेकिन फिर भी एक खदशात रहे हैं जिनकी जिक्र बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं कि यही लोग जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने शह दिया है मिलिटेंसी को। मुझे लगता है कि उन चीज़ों का सिक्योरिटी कंसर्न्स को मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इस मामले में। पॉलिटिकली तो इतना ज़्यादा शायद वो मैटर नहीं करेंगे, लेकिन जो 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 सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस की कोशिश की जाएगी। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी जिसमें मुझे लगता है कि एलजी या जो भी फिर गवर्नर होगा या जो भी सिस्टम बनेगा, मुझे लगता है कि कुछ चेक रहेगा, ये फ्री हैंड नहीं होगा इतना कुछ मामला। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझें, अगर ये कहेंगे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें की है एलजी को रखने या नहीं रखने या फिर पावर देने की बात, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन्होंने कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही एलजी के पावर को अचानक क्यों बढ़ा दिया? अगर इतना ही सब कुछ आसान दिख रहा है हमें जिस हिसाब से है, तो फिर ये समझ में आता है कि इन्होंने अचानक पावर क्यों बढ़ाया, और अगर पावर शिफ्ट किया है तो उसको किस वजह से किया था? अभी तक तो कोई खास वजह समझ में नहीं आती है जनाब अहमद यासर। वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, क्योंकि जब भी इलेक्शन शुरू हो गए या इलेक्शन हो गए तो उसी के साथ में इनहैंस पावर भी किए गए एलजी के, तो वो एक इंडिकेट करता है, वो एक इंडिकेशन है कि अगर स्टेट कल को रेस्टोर भी हो जाएगी तो कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन एलजी के पास ऐसे कुछ पावर्स रहेंगे जिसकी वजह से फ्री हैंड नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो तो क्लियर इंडिकेशन है जब एलजी को पावर्स दिए गए, इनहैंस किए गए। नहीं तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा सोच नहीं होता कि हमने फ्री हैंड देना है, पूरा हैंड देना है, जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को था के पास था पावर्स, तो शायद एलजी को पावर्स नहीं बढ़ा देते उस टाइम जबकि इलेक्शन हो रहे थे या होने वाले थे या हुए भी थे। ऐसा कुछ अभी टाइम मेरे को मालूम नहीं कि किस दौरान किए गए, लेकिन इसी वक्त के दौरान इनहैंस किए गए पावर्स को बढ़ाया गया एलजी को। तो यही मद्देनजर रखकर कल को अगर स्टेट रेस्टोर भी किया जाएगा तो शायद वो बैलेंस वो चेक रहेगा। तो इसीलिए इनहैंस किया गया पावर्स को एलजी को, ताकि कल को एक चेक रहेगा। तो नहीं तो अगर गवर्नमेंट के जहन में ये नहीं होता कि हमने कुछ चेक रखना है स्टेट रेस्टोर करने के बाद भी, तो फिर शायद एनहांस पावर्स नहीं कर लेते। तो उसके साथ साथ अभी जब नई गवर्नमेंट बन गई तो एक विड्रा पावर हो गया कि जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पावर्स कहते थे कि अभी वो कैबिनेट करेगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कैबिनेट रिप्लेस करता था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को, तो वही डिसीजन मेजर डिसीजन लेते थे। तो अब वो कैबिनेट ले लेगी, तो उसको तुरंत विड्रॉ किया गया। उसमें कोई रेजोल्यूशन की बात नहीं, किसी की डिमांड की बात नहीं, गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली उसको विड्रॉ कर दिया। तो उस लिहाज से फिर बाकी जो इनहैंस पावर किए गए हैं तो फिर उनको भी शायद विड्रॉ कर लेते हैं गवर्नमेंट। तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पावर्स अभी विड्रॉ नहीं हुए। तो इसका मतलब है दे विल सिट टू दैट, दे विल पुट सम रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर कि भाई उनके जो खदशात है उनका डिफेंस हो जाएगा, उनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गुलाम हुसैन साहब, मैं इस सवाल के साथ आऊंगा क्योंकि अभी आपकी भी बड़ी तादाद है और जाहिर है कि आपके एमएलएज एक बड़ा असर रसूख रखेंगे असेंबली के अंदर। तो क्या वो सारी डिमांड जो एनसी अलायंस की जानिब से है, क्या असेंबली में उन तमाम चीज़ों को पूरा करने में जिसमें अवाम का फ़ायदा है पॉलिटिक्स से हट करके, क्या बीजेपी के एमएलएज वहाँ पे साथ देंगे, या फिर जिस तरीके से हम मुल्क भर में देख रहे हैं असेंबली में हो या पार्लियामेंट में उस तरह की चीज़ें नजर आएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बहुमत मिली है और इसी वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में काम कर रही है और सेंटर में गवर्नमेंट चला रही है। हमारा मुद्दा मकसद ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये तरक्की करे और यहाँ पे हर इंडिविजुअल जो है, हर कश्मीरी जो है, उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे और हमारा जो देश है ये भी बिल्कुल अच्छे सुरक्षा हाथों में रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे जो एमएलएज है वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस जो वेलफेयर, जो लोगों की वेलफेयर के लिए होगा, जो कुछ लोगों कश्मीर के फायदे के लिए होगा, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी काम होगा तो उसमें भरपूर साथ देगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि हमारा मुद्दा मकसद यही है कि हमारा कश्मीर फूले फले,
बिल्कुल जन्नत जैसा लगे। यही बिल्कुल मुझे पसंद है। ये चीज़ें मैंने आपसे इस वजह से भी पूछी ताकि जनाब अहमद यार साहब से मैं वो सवाल कर सकूं या तरकश का वो क्वेश्चन आपके सामने में ला सकूं जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है शायद मेरी नज़र में। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा जनाब अहमद यार साहब कि अगर इस तरह की चीज़ें इतनी ही आसान हैं जिस तरह की बीजेपी कह रही है कि वो साथ देगी करेगी बिल्कुल आवाम के मसले पे हुकूमत के साथ चलेगी, तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो मैनिफेस्टो है अलायंस का वो पूरा होता दिखाई देगा और अगर वादे पूरे होंगे तो आवाम खुश होगी, आवाम खुश होगी तो इनकी बुनियाद और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और अगर जिस तरीके से फोकस किया है जम्मू पे भी अलायंस ने वहाँ की डिप्टी सीएम को बना करके शायद आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा चीज़ें हों तो इससे क्या होगा कि जम्मू को भी साधने में उनको आसानी होगी। फिर 5 साल में ज़मीन हमवार हो जाएगी अलायंस के लिए और बचेगा अपोजिशन के पास या बीजेपी के पास कुछ भी नहीं। तो क्या वाकई इतनी ही आसान है या कथनी और करनी में आपको कुछ फर्क भी दिख रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने भी एक सेंस किया है ग्राउंड को कि उनको लगा कि अब कश्मीर से उनका कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जम्मू में बेशक अभी तक सपोर्ट कायम है और उस सपोर्ट को कायम करने के लिए क्योंकि उनके भी जो मेंबर्स हैं उनकी बीच कुछ कमिटमेंट्स है लोगों के पास काम करने के और लोगों को भी उनके साथ एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी भी चाहेगी कि अगर नॉर्मल और मामला सही तौर चलें और यहाँ से लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो कंप्रोमाइजिंग नेचर में अंडरस्टैंडिंग करके बीजेपी के साथ चले। आपको याद होगा शायद मैं ही वो एक था कि जो ये कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को का बीजेपी के पास इवन गवर्नमेंट बनाने के बगैर कोई अलायंस में गवर्नमेंट बनाने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका मतलब ये है कि बीजेपी के बगैर उनका चलना कुछ नहीं है। तो अगर आप वो हुकूमत तो नहीं बनाए लेकिन कम से कम बाकी जो मामलात है हुकूमत बनाने के बगैर बाकी इकट्ठे तो तय कर सकते हैं क्योंकि दोनों के मामलात है, दोनों की मजबूरियां हैं। और मेरा मानना है जो एटीट्यूड बीजेपी दिखा रहा है कुछ दिनों से जो अनएक्सपेक्टेड था लोगों के सामने, अब जो जानकार है वो समझ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के पास बीच में क्यों प्रिटोरिया अलायंस की, उसके पास भी हमारे को कुछ मामला है, क्यों किया होगा, क्या रीजन है, लेकिन ये तो जानकार ही जान सकते हैं। लेकिन आम लोगों के पास ये था कि शायद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में नहीं रहेगी, टक्कर रहेगी तो एक इशू रहेगा, हर एक का मानना था। लेकिन इनकी सूझबूझ और इनके मामलात को देखकर उनकी दोनों की मजबूरियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहे कि रियासत जो जम्मू कश्मीर है वो सही चले। बीजेपी जो अपोजिशन में है, मेन अपोजिशन में है, सबसे बड़ी अपोजिशन है जम्मू कश्मीर में, वो भी चाहे क्योंकि उनके भी मामलात है, उनके भी लोगों के पास कमिटमेंट है, वो भी वो भी पूरा करने हैं। तो जब अगर टकराव में रहा तो नामुमकिन है। और बीजेपी भी कोई समझदार पार्टी है, वो भी नहीं है कि समझदार लोग नहीं है कि 2-3 लोग हैं तो चलो देख लेंगे। तो उनको भी अपने जब वो सही करेंगे कम से कम जम्मू को तो संभाल सकेंगे, कम से कम कश्मीर में तो कोशिश करेंगे। अगर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अभी करता है और आगे भी अच्छा करेगा, कम से कम जम्मू में कॉन्फ्रेंस जो जम्मू वालों ने दी है वो बीजेपी को दी है, तो इसलिए कम से कम वो जम्मू को तो स्टेज पर तो संभाल के रखेंगे। तो उसलिए उनकी भी मजबूरी है। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि अगर स्टेट अच्छी तरह से चले, अमन से चले, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे और डेवलपमेंट हो जाए, credit will go to them also because ultimately everything flows from the center mostly. बिल्कुल। अगर स्टेट अभी अगर हम स्टेट फुल भी पावर में देख लेंगे, रिस्टोर स्टेट भी हो जाएगी, वी ट्रीटेड कि इट्स इन फुल स्टेट हो, तो फिर भी तो मैक्सिमम जो अप्रूवल्स है, फाइनेंशियल बाकी चीजें, बाकी मामलात, वो तो सेंटर को ही अप्रूव करने हैं, तो सेंटर में बीजेपी है। तो नेचुरली ये दोनों के लिए फायदेमंद की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि इन मामलात को हमसे ज्यादा शायद उन्होंने बांट लिया है, जान लिया है, और वही एक एटीट्यूड दिख रहा है, वही मामला दिख रहा है कि रास्ता साफ दिख रहा है कि खुलता हुआ नजर आ रहा है कि इनकी एक कॉम्बिनेशन है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, इनका एक आपस में एक मेल जोल है, जिसकी वजह से शायद अभी ना बीजेपी का कोई डिप्टी स्पीकर भी बनने वाला है, जम्मू में रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर दी गई है विदाउट मिंसिंग, विदाउट वेस्टिंग द टाइम।
अभी कश्मीर में अभी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, लेकिन जम्मू में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो कश्मीर से है, लेकिन जम्मू में ना होने के बावजूद भी 4 या 5 लोगों के बावजूद भी 3 मिनिस्टर्स दिए तो गए हैं। सर बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं इस बारीकियों को आपसे समझूंगा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को पता है कि मुश्किलें क्या आने वाली हैं, क्या हो सकती हैं, इस वजह से अंदरूनी तौर पे ऐसा सेटलमेंट, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों पार्टी का फायदा हो अपने अपने हिसाब से? राइट, मुझे लगता है जहां डेवलपमेंट के मामले हैं वो तो कॉमन है, वो तो जितना डेवलपमेंट जम्मू में चाहिए उतना कश्मीर में चाहिए, जितना कश्मीरी को चाहिए उतना डोगरी को चाहिए, दैट्स गुड फॉर ऑल। वो बीजेपी के लिए अच्छा है जम्मू में, और कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उनके लिए अच्छा है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की भी बात हो। पॉलिटिकल इंटरेस्ट में वो हमसे ज्यादा जानते होंगे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे सेव करें। हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं हो, वो दिखने को मिलेगा आगे। मुझे लगता है वो भी इसमें बात हो सकती है कि बीजेपी को भी एज पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक सेकंड इन पोजीशन जैसे कहेंगे हम, बड़ी अपोजिशन की हैसियत से उनके भी कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है उनके ऊपर भी बात हो, उनका भी सेफ गार्ड किया जाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफ गार्ड होगा। और बाकी जो डेवलपमेंट की बात है वो तो जनरल है, दैट्स फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो जम्मू में है, लद्दाख में है, सॉरी इसमें रामबन में है, या कश्मीर में है, सेंटर में है, जैसे भी वो तो दैट्स अ कॉमन एंड क्रेडिटेबल टू ऑल। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रेडिट हो जाएगा इस चीज का बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां सेंटर को भी क्रेडिट जाएगा जरूर। अभी जहां 4 लेनिंग का मामला है जम्मू से कश्मीर तक, तो जहां अगर मान लेंगे स्टेट गवर्नमेंट का उसमें रोल है, तो लेकिन सेंटर का भी कोई कम रोल नहीं है उसमें। अभी रेलवे लिंक बन रही है कश्मीर से, दिल्ली से जम्मू आ रही, कश्मीर आ रही है मे बी बाई जनवरी 2025 तक। तो उसमें जहां जितना कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को रोल है, उसमें फायदा है, उनका रोल बनता है, तो उसमें सेंटर का भी है, यहाँ इंसान समझ सकता है। सो दैट मीन्स अगर जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट सही तौर काम करे और सेंटर का हेल्प लेकर करे, तो वो इक्वली सेंटर को भी फायदा जा सकता है, उनका भी उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी जैसे मैंने 2 चीजों का जिक्र किया, बिल्कुल 4 लेनिंग का करा मैंने बात, मैंने रेलवेज का बात करा, द क्रेडिट डेफिनेटली विल गो टू सेंटर गवर्नमेंट। हालांकि हो रहा है डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में, तो लेकिन सेंटर गवर्नमेंट को इसका, या कल को कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की पैकेज हो जाती है, कोई और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की हैसियत से, और कोई मामला बढ़ जाते हैं, तो क्रेडिट विल गो। IITs बन गए, बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, बिल्कुल एम्स बन गए, जम्मू कश्मीर में एम्स बन गए, तो क्रेडिट विल गो टू सेंटर आल्सो। एग्जैक्टली, इस पॉइंट को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, और इस चीज को भी हम आपसे इसकी भी बारीकियां खंगालने की कोशिश करेंगे। जो नैनो पॉलिटिक्स है इसके अंदर, वो भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एनसी लीडर इकबाल नवी डार साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। जनाब इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ सीधे कुछ शब्दों में आना चाहता हूं। मैं आपसे ये समझूंगा कि आप जिस तरीके से आते ही तजावीज पास हो गए, रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसके बाद अब शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जाने वाला है, LG की तरफ से भी पास हो गया, क्या लगता है कि रास्ते इतने ही आसान हैं जितने दिखाई दे रहे हैं, या इसके पसे पुश्त कुछ और भी है? पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से स्टेटहुड की बात हमने की, स्टेटहुड के लिए ड्राफ्ट पास किया है, वो आज अप्रूव भी कर दिया है LG साहब ने। बेसिकली व्हाट आई फील इज दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट बेसिक इश्यूज आर पीपल आर देयर। जो लोगों के मसाइल हैं, दरपेश मसाइल पिछले 10 साल से हम जूझ रहे हैं। यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिकल सिनेरियो इन कश्मीर इज फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। सो लोग बहुत पुख्ता गए हैं इन चीजों से, और साथ ही साथ जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है और उन्हें रिमोट कंट्रोल के थ्रू हमें कंट्रोल करने की कोशिश की थ्रू LG, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ जो भी वहां से जो ऑर्डर्स आते थे, जो मुलाजमों के लिए आते हों चाहे लोगों के लिए आते, they are not, those orders not has gone down well in public. So उसी चीज के लिए इस टाइम जो पब्लिक ने वोट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक सिंपल सा मैंडेट और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया है लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा ही सीरियस है, हमारी लीडरशिप बड़ी ही सीरियस है लोगों के मुद्दों को लेके, लोगों की जो दरपेश मसाइल है उनको लेके।
we are very hopeful, and people should definitely give us a time and trust us in our leadership that we are going to do better things. जो भी हमारे पास होगा हम बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह रहमान। और साथ ही साथ जो मैंडेट दिया गया, लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है जी। उसको भी पूरी तरह से हम उस पे इंशाल्लाह रहमान खरा उतरने की ठीक कोशिश है, करेंगे। इस चीज को हम दूसरे अंदाज में समझते हैं। दूसरी अंदाज से आप देख लीजिए। अब जी। दूसरी बात ये है, जी आपने बता दिया क्या रास्ते आसान होंगे। देखिए रास्ते आसान हो या रास्ते मुश्किल हो, लेकिन जिस तरीके का मैंडेट हमने दिया है, दैट इज एन कॉन्फिडेंस व्हिच विल वी गो टुगेदर। एक स्ट्रांग मैंडेट है, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 पार्टियों ने कोalition करके गवर्नमेंट बनाई है। हम बड़े ही कॉन्फिडेंट है दैट वी विल डू इट। रास्ते मुश्किल हो या आसान, हम इंशाल्लाह रहमान पब्लिक के लिए आए। ठीक है, मैं जनाब हसन साहब की तरफ भी आऊंगा इस सवाल के साथ, लेकिन इकबाल साहब मैं आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा। पूरे इलेक्शन के दौरान हमने देखा, ग्राउंड पे हम थे वहां पे और सारी चीजें हमने वहां पे भांपने की कोशिश की। तब तो आपका लहजा बहुत सख्त था सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के सामने में, लेकिन अब जब आपकी हुकूमत बन गई, जब आपको किसी चीज का खौफ नहीं रहा, डर नहीं है, पूरे फुल बहुमत में आपकी सरकार, आपके पास पावर है, तो फिर इतनी ज्यादा लीन, इतनी ज्यादा नरमी आपके लीडरों पे कैसे आई? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही? मुझे लगता है ये नरमी और लहजे की बात नहीं हो सकती है। ये बात जो है इस टाइम, और लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस वांट टू टेक एवरीवन अलोंग, चाहे वो जम्मू साइड हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं, सभी के आप अगर आप रीजन के हिसाब से ना देखें, डिवीजन के हिसाब से ना देखें, आप लोगों के मसाइल को देख लीजिए। सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। वी वांट टू जस्ट रिजॉल्व द बेसिक इश्यूज, whatever basic issues are facing by the public on ground, तो उनको लेके हम चल रहे हैं और हमारा फोकस यही रहेगा कि हम उन मसाइल को पहले हल करें। That's more important। तो लहजे बाकी जितने भी हमारे जैसे, ठीक है इकबाल साहब, मैं एक फारसी का वो एक शायद कुछ है मुहावरा टाइप, शायद मुझे याद अगर ना हो तो आप लोग हमें करेक्ट करिएगा। तू मुरा मुल्ला बोगोयम, मी तुरा हाजी बोगोयम। तो मुझे आलिमुद्दीन पुकारो, मुल्ला मुल्ला पुकारो, मैं तुमको हाजी साहब पुकारो। क्या बीजेपी और एनसी के दरमियान यही खेल चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अपना एक नैरेटिव है which we have been building during the campaign, that is for definitely मैं अभी भी बोलूंगा आपको, वो ज्यादा से ज्यादा जो था मुद्दों पे था। नैरेटिव यही है, 370 का मुद्दा है, आर्टिकल 370 का मुद्दा है, साथ ही साथ। ठीक है, तो उठाया क्यों नहीं आपने? बैदुर रहमान साहब पूछ भी रहे 2-3 दिनों से। That is पहले ही भी हमारी लीडरशिप ने बता दिया है, that is there। अभी असेंबली लगने वाली है, रेजोल्यूशंस पास असेंबली में होते हैं, ये ड्राफ्ट पास हुआ है स्टेटहुड के लिए। द प्रायोरिटी इज दैट बेसिक इश्यूज ऑफ द पीपल, एंड इसके साथ साथ वो जो 35 या 370 की बात हुई, वो तो हमने बोल रहा है दैट वी आर फाइटिंग दैट। हम लीगली फाइट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट करेंगे दैट। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वी हैव जस्ट फॉरगेट दैट, हमने वो बुला दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वी आर गोइंग टू फाइट फॉर दैट एंड दैट इज देयर। ठीक है, उस चीज का हम वक्त के साथ इंतजार करेंगे और यकीनन इसी दहलीज पे आपसे पुकारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे जो एमपी साहब हैं जी, मिस्टर रूहुल्ला, आगा रूहुल्ला, हाँ, उन्होंने भी बोला है, आपने सुना होगा दैट अगर बिल्कुल we will still fight for that is definitely who will not fight for their identity, and ठीक है, we Jammu and Kashmir wants to fight for that identity। चलिए ये चीजें हम अवामी सतह पे भी समझेंगे। हसन साहब आपकी तरफ आते हैं, काफी देर से आपसे पूछा नहीं। सर, जो मैं लफ्ज यूज करने जा रहा हूँ, शायद एक इस सहाफत का, जर्नलिज्म का एक छोटे से तालिब इल्म होने के नाते शायद मैं चूक जाऊं तो इस चीज को माफ करिएगा। हसन साहब, मुझे आपसे ये जानने की कोशिश करना है कि जो चीजें चल रही है क्या वाकई वैसी ही है या फिर कहीं ना कहीं ऐसी खिचड़ी पक रही है जो आप लोगों की जो सोच है, एक सियासत जिसे मैं कह रहा हूं, ये आम लोगों की समझ से काफी ज्यादा परे है? क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव अगर ठहराव के साथ, गहराई के साथ देखा जाए तो वो लोग जो लगातार कह रहे थे, और अहमद याद साहब भी उनमें से एक हैं, कि एनसी और बीजेपी एक साथ हुकूमत भी बना सकती है क्योंकि अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे हैं। क्या वाकई इतनी ज्यादा कुर्बत है या फिर हम लोगों को, आवाम को दिखाने के लिए बस एक दूसरे के खिलाफ बाहम दस्तगरीबा हैं आप लोग?
नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है और हम चाहते हैं कि अच्छे से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम करे। बाकी हमें कोई शौक नहीं है कि हम अभी इनके साथ कोई कुछ कोलिशन करें या कुछ इनके साथ बैठ के कोई हुकूमत चलाए। हाँ, इतना मकसद है कि हमारा कि अच्छे से काम करे और हमको सपोर्ट करें। और दूसरी बात ये कि जो आजकल अभी ये जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि उन पर वो खरा उतरे नेशनल कॉन्फ्रेंस और अच्छे से लोगों का काम करें। और 370 जो अभी आपने कहा, ठीक है, ये दुआएं बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम छोड़ देते हैं। मैं आपसे हसन साहब एक और सवाल करना चाहता हूं। क्या आप लोगों की एनसी के साथ कुछ ऐसा पैचअप था कि जिसकी वजह से कांग्रेस को, पीडीपी को, जो कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली थी, या दूसरी पार्टियों को धाराशायी कर दिया एक लाइन में? नहीं, ऐसा कुछ कोई किसी के साथ कोई पैचअप नहीं था। बस इतना था कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। और जो ये 370 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, वो 370 आर्टिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी नहीं कर सकता। और उनको पता है कि ये 370 आर्टिकल भी आ नहीं सकता। हाँ, स्टेटहुड के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, और जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा कि उसके लिए हमारी सरकार भी सीरियस है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसमें अगर कुछ, वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे पहले ही बता चुकी है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट। और ये जो स्टेटहुड वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है और उमर साहब को भी पता है कि 370 एंड 35, तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू रिस्टोर देयर। तो ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, कानूनी एतबार से अगर हम उस चीज को समझेंगे तो बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं, और उसमें टाइम लगेगा और जब वो होगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं अहमद रियाज साहब एक सवाल के साथ आने की कोशिश करूंगा जो मेरे दिमाग में आप लोगों की बातों से कहीं ना कहीं चीजें खटकती है। मैंने पीडीपी और कांग्रेस की मिसाल दी। देखिए, कांग्रेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम की सियासी जमात है, बल्कि लोकसभा में हमने देखा था कि जहां वो 4 लाख, 3.5 लाख, 4.25 लाख वोट से हारे थे, वहां पे 1 लाख या 80,000 वोट से हारते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी हार के बावजूद भी कई लाख वोट से उनकी जीत है। इस चीज को हम मानते हैं, उनके खाते में इतनी चीजें आई हैं। लेकिन असेंबली के चुनाव में ऐसे धाराशायी हो जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई पावर नहीं है। असेंबली इलेक्शन के दौरान उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है उन इलाकों में। तो इन तमाम चीजों को देख करके मैं आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा, क्या कांग्रेस और पीडीपी या दूसरी पार्टियों को बस साथ में रखने के लिए या फिर उनको साइड लाइन रखने के लिए बस भाई भाई हो रहे हैं और पसे पुष्ट कुछ और चल रहा है? नहीं, अभी ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर, उनका मेंबर्स है, वो अपने बलबूते पर हुकूमत बनाई है, उसका इशू नहीं है। ये बादर ज्यादा कांग्रेस, पीडीपी या बाकी भी है, उनको ये डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे और बादर भी नहीं करेंगे, उनको सीरियस भी नहीं ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, ना वो उनको कोई दिक्कत कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ठीक ठाक चलता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनके साथ कोई ना छेड़ने की बात है, ना उनको कैरी करने की भी जरूरत है, और ना शायद वो करेंगे। क्योंकि अभी तक जो था, अभी ट्रिपोल में एक सिनेरियो था जिसकी वजह से शायद कोई बात कहीं बनी नहीं थी, एक्सेप्टिंग कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक को देख रहा था नेशनल लेवल पर जी। अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिया ब्लॉक पर देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो उसको स्टेट लेवल अपने आप को महदूद कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको करना भी चाहिए क्योंकि ज्यादा उनका रोल है नहीं। हाँ, लेकिन सर माफी के साथ बीच में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। असल में मेरे सवाल ये इस वजह से जन्म लिया मेरे जहन में कि क्योंकि हमने जब देखा लोकसभा का इंतखाब, उसमें इंडिया ब्लॉक को हार के भी उन्हें जीत मिली है। बहुत सारा उन्होंने बहुत जगह पे बीजेपी को हराया, पीछे धकेल दिया उनको। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इंडिया ब्लॉक की इन बड़ी जीत को, जो कि पूरे मुल्क में जिसका असर देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम पे कहीं मुल्क स्तर पे या सेंट्रल स्तर पे कहीं बड़ा भौचाल ना आ जाए, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसी तौर पे ऐसा गठजोड़ किया जिसकी वजह से कांग्रेस को स्टेट में कमजोर किया जाए। जम्मू कश्मीर उसकी मिसाल है, हरियाणा उसकी मिसाल है, दूसरी जगह पे भी हमने कांग्रेस की मिसालें देखी है जहां पे उम्मीद नहीं थी लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे रह गई।
वही वो इंडिया ब्लॉक को भी मतलब वो उनके साथ भी, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ भी कोई वो दिक्कत करने की कोशिश नहीं करेंगे. दे विल ट्राई टू गो गुड विद देम आल्सो. लेकिन इन द मीन टाइम जो प्रॉपर टाइप जो होगा काम करने के लिहाज से, स्टेट को चलाने के लिहाज से, वो ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकाव रहेगा. उस सूरत में अगर लोकल कांग्रेस जो है उनका, या पीडीपी तो खैर है ही, लोकल कांग्रेस को भी इग्नोर करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को. अलबत्ता जहां तक आगे की बात है जो आप कह रहे हो कि कल को सेंटर में क्या होगा, तब सिचुएशन चेंज हो सकती है. मुझे नहीं लगता कि दिक्कत सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ हो सकती थी या हो सकती है. नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के साथ या इंडिया ब्लॉक में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, इंडिया ब्लॉक में 10 जमातें हैं और 10 जमातों में कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस बैठता भी है अलग अलग लीडरों के साथ. लिहाजा उनका उसमें भी असर सुख है. तो कोई दिक्कत कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती. अगर मान लीजिए कल को कोई चेंज भी आ सकती है सेंट्रल लेवल पर, जिसकी बहुत जल्द उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी माना जा सकता है कल को किसी ने विड्रॉ कर दिया सपोर्ट, चाहे नीतीश बाबू ने या चंद्रबाबू नायडू ने, मान भी जाता है. लेकिन तब भी मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह उनके साथ बनाएगी, चाहे हालात स्टेट में क्या भी रहेंगे, क्योंकि ये वक्ती तौर पॉलिटिक्स की बात होती है. पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंटली ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है. चेंजेस होते रहते हैं सियासत में. कल तक तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना बोलता था बीजेपी के खिलाफ कि तूफान ही मचा दिया जम्मू कश्मीर में, और आज सिचुएशन डिफरेंट है. आज शायद वो कल को कहीं मुश्तरका कोई काम कर भी सकते हैं. अभी तो दूर ही है, हमको पता है कि अंदर से बातें हो रही है, लेकिन अभी दूर है. कल को शायद एक ही प्लेटफॉर्म में कहीं आ सकते भी है वो, क्योंकि जब ज्वाइंट ये होगा. सो एज सच हमने तजुर्बा है कि पॉलिटिक्स में कोई किसका परमानेंसी दोस्त नहीं रहता. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स बीजेपी के साथ गवर्नमेंट भी बनाए हैं. उमर साहब खुद मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी के दौरान सेंटर में. सो लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत आ सकती थी उनका एटीट्यूड देखकर, उनका आइडियोलॉजी देखकर, लेकिन उनके पास भी जगह बन गई है. तो कांग्रेस के साथ या बाकी जो एनडीए ब्लॉक के साथ है, वहां उनके लिए जगह बनाना कोई दिक्कत नहीं आएगी. उसमें अगर लोकल कांग्रेस इग्नोर भी हो जाता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी ताल्लुकात है, वी नो पर्सनल ताल्लुकात है लोगों के साथ हायर लेवल पर. मुझे नहीं लगता कि उस लिहाज से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई दिक्कत आ जाएगी. ठीक है इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ वो इस वक्त प्रेफर करेंगे कि बीजेपी के साथ ही सही तौर चलने का, उनके साथ कोई पैक्ट करने का, कोई टाइप करने का, वो बीजेपी के साथ ज्यादा सीरियस और कंसंट्रेट करेंगे. बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो चलिए देखा जाएगा ये भी. लेकिन असल में क्या सियासत की इतनी परतें होती है, परत दर परत उलटते जाइए, पलटते जाइए, और उसके बाद सच्चाई का कहीं पता नहीं चल पाता है. इस वजह से हर बारीकी को जानना जरूरी होता है और आवाम को भी समझना. मैं इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूँ. सवाल ये है कि जिस तरीके से वादे किए हैं आपने, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंक्रीट एक मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथी जमातों के साथ नहीं जाती है. खासतौर पे कांग्रेस 370 पे कुछ बोलती नजर नहीं आई, उस पर बीजेपी भी आपका साथ नहीं देगी. दूसरी पार्टियां आपके साथ वैसे भी नहीं है, उनको आपने साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था. अब उन वादों को आप कैसे पूरा करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत कैसे करेंगे? ये सारे जो बड़े बड़े मसले हैं जो जम्मू कश्मीर स्टेट को कहीं ना कहीं माशी तौर पे इकोनॉमिकली मजबूत करता है, तो उन तमाम चीज़ों को अब आप कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो की वो बातें हैं जिस तरीके से पीएम मोदी की 15 लाख वाले वादे थे? जिस तरह से आपका जो सवाल है वो इट्स बेस्ड ऑन आई थिंक जैसे हम प्रिज्यूम करते हैं चीजों को दैट व्हाट एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकली कह लीजिए. हाँ, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. कोई प्रैक्टिकल चीज है नहीं, मुझे नहीं लगता उतना प्रैक्टिकल इसमें. मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही सीनियर लीडर्स और कंसल्टेंट्स को बिठाया जब हमने मैनिफेस्टो बनाया है. तो मैनिफेस्टो में सिर्फ आर्टिकल 370 तो है ही है, लेकिन उसमें बाकी जो जितनी भी चीजें वो लोगों के मुफाद के लिए. और इट इज नॉट, आई थिंक इट्स ओनली 15 days have passed that रिजल्ट्स आ गए. इट वुड बी अ जंप टू द कंक्लूजन दैट अगर हम अभी बोलेंगे कि वो होगा कि नहीं होगा, लेट यू गिव द टाइम. और पब्लिक से भी मैं अपील करता हूं
लेट्स हैव पेशेंस। 10 साल की बात अगर हम करें तो सरकारें यहाँ पे ऊपर नीचे, और उसके बाद आइडेंटिटी खत्म 370 35A सेंटर ने एक तरफा फैसला लेके उसको छीन लिया। उस ड्रामा से भी अभी लोग बाहर नहीं आए। ये थोड़ी सी खुशी इस टाइम लोगों के अंदर है कि एक ही सरकार को, एक ही पार्टी को हमने मैंडेट दिया, और उसी की एक उम्मीद लगा के बैठे हैं सारे लोग कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चीजें करेंगी। और उस चीज के लिए, ये चीजें करने के लिए हमारे पास पहले तो वक्त तो लगेगा ही है। हमारे पास 5 साल पड़े हैं अभी ये चीजें करने के लिए, और हम करेंगे। 370 की बात अगर आप करें कि बाकी पार्टीज इस पे आपको शायद साथ दे या ना दे, लेकिन लड़ाई तो जम्मू एंड कश्मीर की है। सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के आई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमने अगर बोला है हम 370 के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे। हमने अगर नहीं, बोला है आपने state बात को- करने की बात नहीं की, आपने बहाली की बात की थी। बहाली भी होगी। कैसे? तो वही वहाँ वही state- वही मैं हाइपोथेटिकली हमने जो state- क्वेश्चन था वो उसकी वजह भी यही है, क्योंकि What- वादे भी वैसे ही है। देखिए, 370 पाकिस्तान से आप बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 370 पावर नहीं है। 370 आप बहाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं, बल्कि किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। 370 is about the struggle. We have to struggle. We'll struggle it. हम बहाली की अगर हम बात करें, अगर उनको from last 40 to 60 years they were finding to their how to remove this 370, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में बार बार ये आता था तो उन्होंने उस टाइम बहाल नहीं किया था ना। उनकी जनरेशन गुजरी है, decades have passed and after a certain period of time they have done it. आपको पता है कैसे किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली जैसे किया उन्होंने। हमारे पास ये है कि हम स्ट्रगल करेंगे। आइडेंटिटी कौन छोड़ेगा अपनी? अगर आपकी कल जाके आइडेंटिटी ली जाएगी, आप छोड़ेंगे? हमारी एक आइडेंटिटी है, हम आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ेंगे हम। ठीक है, मतलब स्ट्रगल जारी रहेगा, जद्दोजहद जारी रहेगा, साफ तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं। अभी एक मेरे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कल जाके हम देख सकते हैं बीजेपी को भी नेशनल के साथ, कल जाके वो भी देख सकते। देखिए, प्रिज्यूम करने चीजें तो फिर हम कुछ भी देख सकते हैं। लेट्स हैव अ नहीं, इकबाल साहब पॉइंट पे मैं आता हूं। ये सवाल इस वजह से पैदा होते हैं, देखिए आप भी अगर कानून की आपको अच्छी समझ है, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो चीज कानूनी तौर पे फिलहाल इस 5 साल में पॉसिबल नहीं है, उस चीज को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया, क्या ये हकीकत है या नहीं है ना? तो फिर जाहिर है कि हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पैदा होते हैं कि ये फिर अवाम से वादे सिर्फ वैसे ही थे या फिर इसमें सच्चाई भी है? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, इट इज एन आइडेंटिटी वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम एनीवेयर। चाहे हमें 2 साल लगे, हमें 10 साल लगे, चाहे हमें 15 साल 50 साल लगे, हम इस चीज को कभी निकाल नहीं सकते। ये लड़ाई बहुत शायद बहुत टाइम तक हमें लड़नी पड़ेगी। हम लड़ेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इकबाल साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिजली फ्री जो रोजगार